वेलकम टू आचार्य क्लासेस। माई शेफ शिवम दीक्षित। आज अपन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये 9th 10th 11th 12th वैसे तो बेसिक 8th से ही शुरू हो जाता है, वहाँ से ही पुष्पों के बारे में जानकारी प्रदान होती है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, ये एक 11th का टॉपिक है। इस 11th के टॉपिक में हम फूलों के बारे में, पुष्प के भागों के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अभी एक 11th क्लास में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में अगर अपन चाहे 11th हो चाहे अपन 10th क्लास से रिप्रोडक्शन जनन प्रजनन तंत्र वाले अगर किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो मेल फीमेल और अपन प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के जनन तंत्र की बात करें तो मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में पुष्प ही जननांग पाए जाते हैं। प्लांट्स में जो पुष्प होता है वो जननांग का कार्य करता है। इसमें एक मैंने पेज बनाया है, इस पेज में आप देख सकते हैं ये एक हर्बेरियम शीट टाइप की है। इसमें आप गुड़हल है, गुड़हल के फूल में मैंने सभी जननांगों को या सभी पार्ट्स को एक अलग अलग रूप दिया है। इसे आप घर में बैठ के बनाएं और इसके डिसेक्शन करके या इसके एक एक पार्ट्स को बाहर निकाल कर आप उसके बारे में एक इस तरह से पेज पर लगाकर उसके बारे में और अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैं पुष्प की बात कर रहा हूँ, पुष्प में ये मैंने एक फूल लिया है, उस फूल में अपन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसके बाहरी दल और इसके दल, इन सभी दलों के बारे में बात करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और एक फ्लोरल डायग्राम बनाया है। अभी आप ऐसा कोई गुड़हल का पुष्प, ये द्विलिंगी प्लांट है, इस द्विलिंगी प्लांट में आप एक अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ा सकते हैं। एक क्या होता है कि अपन किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान को पढ़कर अपन केवल इमेजिन कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को ध्यान रखें, प्रैक्टिकली चीज़ को ध्यान रखने में अपन खुद देख कर सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आज अपन ने पढ़ा 10th क्लास में अपन ने पढ़ा कि पुष्प होता है, पुष्प में ये भाग होते हैं, वो भाग होते हैं, ऐसे ऐसे ये होता है। और आज मैं आपको खोलकर या इन सबको चीज़ों को अलग अलग करके दिखाऊंगा, तो इससे अपन को इमेजिन मतलब सामने एहसास होगा कि हाँ भाई ये पार्ट ये होता है, ये पार्ट ये होता है। तो आप ये इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम को एक वाइट पेपर पर, हर्बेरियम शीट पर आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके लगा सकते हैं और लगाकर और भी अपना स्टोर करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये मैंने गुड़हल की बात करी और ये है आपका सरसों। सरसों में भी आप देख सकते हैं कि सरसों के अंदर है ना पूरा अपना पुष्प, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जो अपना प्लांट होता है, प्लांट में जो जननांग होते हैं वो जननांग पुष्प के अंतर्गत आते हैं। अभी गुड़हल में अपन ने बात करी, ये द्विलिंगी प्लांट है और इसमें अपन देख सकते हैं गुड़हल के बारे में बात करी, जिसमें अपन ने पुष्प पुंकेसर वगैरह निकाले, अपने बाह्य दल निकाले। इन सभी दलों को, सभी पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद एक डायग्राम बनाया जिसको अपन ने फ्लोरल या पुष्प चित्र के नाम से जाना। साथ ही साथ अपन इसका पुष्प सूत्र भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप घर पर बैठकर करें अभी। और इसके बारे में कि डायग्राम कैसे बनाना है और ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, इस सभी के बारे में हम अभी और अगली क्लास में बात करेंगे। तो मैं अपना अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। देखिए, लास्ट अपन ने मानव तंत्रों की बात करी थी। मानव तंत्रों में अपन ने अनेकों तंत्रों की बात कर चुके थे और तंत्र की अपन डेफिनेशन दे चुके थे कि अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही कार्य को संपादित करता है, इस एक ही कार्य को संपादित करता है जिसे तंत्र कहते हैं। जैसे कि अपन ने पहले बात करी कि मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, अनेकों ऊतक मिलाकर बनाते हैं अंग, अनेकों अंग मिलकर बनाते हैं अंगतंत्र, और अनेकों अंगतंत्र मिलकर बनाते हैं मानव शरीर। मैं आज पहले भी तंत्र की बात कर चुका हूं और आज फिर से तंत्र की बात करूंगा। इन तंत्रों में अपन ने पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन, उत्सर्जन, जनन,
इन तंत्रों की बात करी थी जिसमें अपन ने पोषण, पाचन और श्वसन की बात, परिसंचरण की बात कर चुकी थी। आज अपन बात करेंगे किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र एक छोटी सी डेफिनेशन के जरिए मैं बता देता हूं। आज जैसे कि अपन इन सभी तंत्रों की पहले से बात कर चुके हैं और आज मैं आपको बात करूंगा उत्सर्जन की। देखिए, उत्सर्जन का अर्थ है, आज अगर आप किसी भी फ्रूट या किसी भी फल का जूस निकालना चाहते हैं तो जूस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उस फ्रूट को जूसर में डालेंगे। जूसर में डालने के बाद जूसर उससे जूस निकाल लेगा, यानी जो मेन चीज़ जूस चाहिए वो निकाल लेगा और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। ये आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। यही कार्य अपने शरीर के अंदर भी होता है। जैसे कि अपन ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो पोषक तत्व हैं, जो पचित भोजन है, उसको तो मानव शरीर रख लेता है और अपशिष्ट पदार्थ को, अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, आज अपन बात करते हैं उत्सर्जन की। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि पचे हुए भोजन से इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो आज अपन उत्सर्जन की बात करते हैं। देखिए, आज अपन बात करते हैं उत्सर्जन की। पहले अपन ये जान लेते हैं कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरी है उत्सर्जन। तो देखिए, जब अब हम शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं या जल या कोई भी बाहरी पदार्थ को शरीर के अंदर लेते हैं तो एक निश्चित समय बाद वो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ में बदल जाता है। पचे हुए भोजन में या जो भोजन ग्रहण किया, उस ग्रहण किए हुए भोजन में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक पोषक तत्व होते हैं और एक जो वेस्ट मटेरियल, जो अपचित भोजन है, वो बचता है। और अपचित भोजन को हम शरीर के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। एक निश्चित समय बाद अपन को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो उस निश्चित समय के बाद अपचित अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन में आप देख सकते हैं कि उत्सर्जन की जरूरत क्यों होती है और ये उत्सर्जन बनता कहते हैं सबसे पहले तो अपने भोजन की सहायता से। आपने भोजन ग्रहण किया और ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है, कुछ पदार्थ या कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, जो पचे हुए भोजन से अलग कर दिया जाता है और इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन उत्सर्जन में या उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ से निकालते हैं? भोजन के रूप में निकालते हैं। और एक अपन जो दूसरा उत्सर्जन है वो अपन बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा भी निकालते हैं। पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर भोजन से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ की। तो मानव शरीर में इस कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। इस विशेष प्रकार के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। ये अंग निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, जो उत्सर्जन तंत्र है, ये उत्सर्जन तंत्र अनेकों अंगों से मिलकर बनी हुई एक संरचना है जिसमें वृक्क, जिसे किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब अपन अधिक मात्रा में जल ग्रहण कर लेते हैं तो अधिक मात्रा में जल ग्रहण करने के बाद आप देखते हैं कि अपन का जो यूरिन है हमें वो जल्दी ज़्यादा मात्रा में निकालना पड़ता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया और यूरिक अम्ल बाहर निकाले जाते हैं। हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण करी, हमने जो ऑक्सीजनित रक्त ग्रहण किया या हमने जो ऑक्सीजनित रक्त को बनाया, उस ऑक्सीजनित रक्त को वृक्क में लाया जाता है और ये वृक्क उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ अलग करते हैं और अच्छे और शुद्ध रक्त को आगे की ओर भेज देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ धमनी और शिराएं भी हैं। जैसे मैं
देखिए, मैं आज शुरुआत में बात करता हूँ वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अपन उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। आप देख सकते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना है। और मैंने पहले भी बात करी थी कि बहुत सारे अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही कार्य को संपादित करे उसे तंत्र कहते हैं। यहाँ पर उत्सर्जन का कार्य करने के लिए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सहायक हैं। ये अंग मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। कैसे, वो आज अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन वृक्क की बात करते हैं, अपन किडनी की बात करते हैं, इसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। वृक्कों की बात करें, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क सेम के बीच के आकार की संरचना है, जो कि दाएं और बाएं भाग में बटी होती है। इसके अंदर अनेकों नलिकाओं का जाल पाया जाता है। इस नलिकाओं के जाल को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं, जो कि रक्त को छानने का या अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। प्रत्येक वृक्क से एक विशेष प्रकार की नली बाहर निकलती है। इस विशेष प्रकार की नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी अपनी ओर के वृक्क से निकलकर एक मांसल संरचना, मांसपेशियों की संरचना से बनी हुई एक थैले आकार की संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय एक निश्चित समय बाद मूत्र या यूरिया को एकत्रित करके रखता है, और एकत्रित करने के बाद एक निश्चित समय बाद उस यूरिया को, उस अपशिष्ट पदार्थ को बूंद बूंद की सहायता से शरीर के बाहर निकाल देता है। जैसे मैं पहले वृक्क की बात करूं, वृक्क ये एक जोड़ी मानव शरीर में पाई जाने वाली एक जोड़ी संरचना जो कि सेम के बीच के आकार की है, वृक्क कहलाती है। और ये रक्त नलिकाओं के जाल से घिरी होती है। इस नलिकाओं के जाल को अपन नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। इसके बाद इन्हीं से मूत्रवाहिनियाँ, एक ट्यूब, नलिकाकार संरचनाएं बाहर निकलती हैं। इन नलिकाकार संरचनाओं को मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं। मूत्रवाहिनियाँ एक थैले के समान संरचना में खुलती है, जिसे अपन मूत्राशय कहते हैं। ये थैले के समान संरचनाएं मांसपेशियों की बनी हुई संरचनाएं हैं, और ये संरचनाएं अंत में मूत्रमार्ग की ओर, बाहर की ओर खुल जाती हैं। अब आप देख सकते हैं जो अपना ये मूत्राशय है, ये मूत्राशय अपना मस्तिष्क से कनेक्ट होता है। मस्तिष्क से कनेक्ट होता है। इसमें अपन को ये एहसास होना कि भाई मस्तिष्क में ये बताना कि भाई अपना जो ये मूत्राशय है ये भर चुका है, इसको अपन को खाली करना है, इसको अपन को अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना है। और जैसे ही इसमें आदेश पहुंचता है, ये आदेश मूत्रमार्ग की सहायता से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकाल देता है। आप इसमें दो धमनी और शिराएं भी देख रहे हैं। इसमें एक ऑक्सीजनित रक्त आता है। इसमें जो रक्त आ रहा है ये रक्त शुद्ध है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनको अपन को छानने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक ओर से रक्त आता है, दोनों ओर की बता रहा हूँ, एक ओर से रक्त आता है और रक्त आने के बाद इसमें छाना जाता है, और छानने के बाद अपशिष्ट और अशुद्धियों को यहाँ रख दिया जाता है, यानी वृक्क में स्टोर कर लिया जाता है। और स्टोर करने के बाद जो शुद्ध रक्त है, जो छाना हुआ रक्त है, जो क्षनित रक्त है, इस क्षनित रक्त को वापस से अपन शरीर की सभी भागों में भेज देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें भी यही सेम काम होता है और इसमें भी सेम यही काम होता है। तो ये है अपना एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र। ये तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसको अपन वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये उत्सर्जन कुछ विशिष्ट अंगों की सहायता से ही संपन्न होता है, और मानव शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है इस कार्य को करने के लिए, जिसे अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से मिलकर बना होता है। इसमें सेम के बीच के आकार की संरचना जो कि गहरे भूरे रंग की होती है, इसे अपन वृक्क कहते हैं। ये वृक्क में अनेकों नलिकाओं के जाल पाए जाते हैं। ये नलिकाओं के जाल नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाते हैं। ये वृक्काणु
रक्त को छानने का काम करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर कर यहाँ रखा जाता है। स्टोर करके रखने के बाद नलिकाकार संरचनाओं की सहायता से या नली के समान संरचनाओं की सहायता से इसे एक थैले समान संरचना में भेज देते हैं, या अपशिष्ट पदार्थों को छानने के बाद नलिकाकार संरचनाओं की सहायता से एक थैले समान संरचना मूत्राशय में स्टोर कर दिया या मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय इस अपशिष्ट पदार्थ को मूत्रमार्ग की सहायता से बूंद बूंद करके शरीर के बाहर निकाल देता है। ये एक विशेष प्रकार का तंत्र है और इस विशेष प्रकार के तंत्र को अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।